आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस पे आगे कंटिन्यू करते हैं एवरेज वाले सेशन पे। तो वो लगाएं पोस्टर सबसे पीछे। देखिए यार, कुछ डाटा है जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं लिखवाता, उसका कोई अर्थ निकल के नहीं आ रहा था बहुत अच्छा सा। कौन सा सही चमक रहा है? वाइट ठीक है। देखिए यार, औसत निकालने का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं? औसत निकालने का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं भाई, क्या रहता है? तो आप कहेंगे जी, औसत निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना? अगर आपसे कोई पूछे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ होगा नंबर सिस्टम में फार्मूला। वो रहता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है मेरे बच्चों, वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर मैं आपसे कहूं कि पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो योग हुआ ये, तो औसत निकालने का क्या सूत्र है? जो योग है उसे नंबर ऑफ डाटा से भाग दे दो, तो नंबर ऑफ आंकड़े कितने? एन। तो एन से इसे काटोगे तो आंसर आएगा एन प्लस वन बाई टू। आंकड़ों पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत आएगा एन प्लस वन बाई टू, है ना? एन प्लस वन बाई टू। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। आइए अब अगली बात है। देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन पे कहता है जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी जैसे एक है, एक का वर्ग हुआ। अब एक का वर्ग तेरी तो ये क्या दिक्कत है? अरे क्या हो रहा है इसको? कब आ जाएगा सर? जैसे एक का वर्ग क्या कर रहा है? चाइनीज आज बिगड़ गया सिस्टम। फिर क्या रहा है भाई ये सिस्टम? इस पे नहीं बिगड़ रहा। इस चलो समझो भाई। देखिए यार, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, इस तरीके से, हाँ है ना? छोटा कर देते हैं इसको फिर। स्क्रीन हैंग हो गई। इस पे आ जाओ। कहता है जी, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, ऐसे ही अगर एन नेचुरल नंबर का क्यूब निकालें तो फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, है ना? और अगर एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के औसत पूछे, तो ये मेरे बच्चों योग है, तो औसत निकालने के लिए इसे एन से भाग दे दें। तो देखो ये स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर होगा, तो एन स्क्वायर से ये कटा तो एन ही बचा यहाँ, और एक यहाँ बचेगा एन प्लस वन का स्क्वायर और दो का वर्ग चार, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों इसका एवरेज। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? इसका एवरेज। यानी एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो सूत्र होगा एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बटे चार। क्लियर है भाई? अगर आपसे अब देखते हैं इसको करके बनती है क्या बात। कॉपी भी नहीं हो रहा है? हो रहा है कॉपी। आइए, तो मेरे बच्चों अगर आपसे ये कहा जाए कि ये दिक्कत देगा, मारो गोली। अगर जैसे एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, एन का वर्ग, अगर इनके स्क्वायर का सम पूछा जाए तो फार्मूला होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स।
ये होगा मेरे बच्चों इनके एवरेज निकालने का फार्मूला, ना सॉरी, इनका योग निकालने का फार्मूला। अगर इनका औसत निकालना है, अगर इनका औसत निकालना है तो औसत का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? भाई ये योग था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये योग था। इसे n से भाग दे देंगे तो n से n कट जाएगा, तो ये आया n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, औसत। ठीक है जी। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है जी। अब आते हैं अगली लाइन पर। यहां पे आ जी, इसमें एक दो चीजें और थी कि आपसे सवाल में बहुत बार ऐसे भी पूछ सकता है क्या कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ओड नंबर, कि भाई पहली n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी एक, तीन, पांच, सात, नौ, इस तरह से अगर n नंबर है तो उनका औसत होगा ना, उनका योग होगा n स्क्वायर। अगर हमें औसत निकालना है तो n स्क्वायर को n से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा n। हाँ है ना? जैसे मान लीजिए मैंने आपको सवाल में कहा कि पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो उत्तर भी क्या आ जाना है? 20, यानी n ही आ जाना। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर, कि पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो फिर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। अगर कहे एवरेज क्या होगा, तो एवरेज के लिए हम इसे n से भाग दे देंगे, n से n कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा n प्लस वन। ये होगा औसत किस चीज का, एवरेज किस चीज का होगा? सम ऑफ n इवन नेचुरल, ना सॉरी, एवरेज ऑफ n इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब सवालों पे आते हैं। पहले सवाल पे आ जाइए। सवाल में कह रहा है कि पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 13 ही होगा। अभी बताया कि फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का एवरेज n ही होता है। पक्का? वेरी गुड। बताइए। कहता है जी पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर। देखो यहां बताया था कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा क्या? n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब नंबर है कितने? 17, तो n की जगह 17 रखेंगे, 17 और एक 18, ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और एक 35, बटे दो आएगा, ना बटे आएगा 6, तो 6 3 18, 3 5 15, 3 3 9 एक 10, आंसर आएगा जी 105। आंसर आएगा भैया 105। आया ना? तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 105। भाई यहां से खतरनाक सवाल शुरू होते हैं, इसकी जगह इस पे आ जाइए। एक बार पढ़िए फिर मैं प्रयास कराता हूं। देखिए यार, कह रहा है तीन प्राकृतिक संख्याओं में यदि किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्रम से 24, 20, 18 आता है। तीनों प्राकृतिक संख्याएं याद करिए। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, समझ के चलिए। कह रहा है जी तीन नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं जी एक नंबर है ए है, एक बी है और एक सी। सवाल में कह रहा है किन्हीं भी दो के औसत को, तो पहले दो का औसत ये बना, तीसरे में जोड़ेंगे तो परिणाम आ रहा है 24। फिर बाकी दो जो बच गए इनका औसत निकाल के पहले में जोड़ोगे तो 20। फिर और जो बच गए ए प्लस सी, इनके औसत को तीसरे में जोड़ोगे, रिजल्ट आ रहा है 18। तो रिजल्ट आ रहा है मेरे बच्चे 18। पढ़िए एक बार सवाल को।
आओ मेरे बच्चों, यही कहा था कि किन्हीं मतलब तीन संख्या उनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी में जोड़ते हैं तो परिणाम 24, 20, 18 आता है। मैं कहूँ मेरे बच्चों इसे सोल्व कर, दो से दोनों तरफ गुना करोगे, ये आएगा a प्लस बी प्लस 2c बराबर आएगा 24 गुना 2। b प्लस सी प्लस 2a 20 गुना 2, a प्लस सी जमा 2b 18 गुना 2। हाँ है ना, बात आई समझ। अब जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ए 2 a और 2 a 4 है, हाँ है ना, ऐसे ही 4b हो जाएगा, ऐसे ही 4c हो जाएगा। अब आप यहां जोड़ेंगे तो 24 और 18 हो गया 42, 20 है 42 और 20 62, 62 गुना 2, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटोगे 31। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई मेरे भाई 31। अब सवाल ये आता है, और अभी तक पेपर में यही सवाल पूछा गया था कि अगर कोई तीन प्राकृतिक संख्या उनमें किन्हीं दो के औसत को तीसरे में जोड़ते हैं तो परिणाम 24, 18 और ना 24, 20 और 18 आता है, तो उन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो उन तीनों का योग होगा 31। आप कहेंगे क्या पेपर में इतना समय लगेगा? हाँ, इतना समय लगेगा अगर डिटेल में करेंगे, नहीं तो तरीका सीधा सा है कि जितने भी परिणाम आ रखे हो उनको जोड़ लो। जैसे 24, 20, 18 कितनी भी संख्याएं हो, जो रिजल्ट आ रहे हो उनको जोड़ लो। तो 8 4 12, 2 2 4 1 5 1 6 62, और जो रिजल्ट आया उसे 2 से भाग दे दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो उन संख्याओं का योग होगा। अगर यहाँ तीन संख्या नंबर हैं ए बी सी, मतलब तीन संख्याएं, तो यानी इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ आएगा वो 31। ऐसे कितने भी सवाल हो, ऐसे कितने भी सवाल हो, आए ना, बहुत सारे सवाल हैं, धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे कि अगर सवाल में वो ये कह दे कि भाई जोड़ निकालो तब तो आसान है, लेकिन अगर सवाल में वो ये कह दे कि भाई संख्याएं निकाल के बताइए क्या होगी, तीनों संख्याएं निकाल के बताइए क्या होगी, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, समझाता हूं। आपका सबसे पहला काम होगा कि आप जोड़ निकाल दें, तो जोड़ निकल गया। अब अगला काम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि a प्लस बी, इसे 2 से करेंगे 2c बराबर 24 गुना 2। केवल एक पैटर्न को सोल्व कर लो, इसे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस 2c को c प्लस सी 24 गुना 2, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 31। तो इतने पार्ट की या पोर्शन की वैल्यू 31, 31 उधर ले जाओ माइनस का, तो 24 गुना 2 माइनस 31 है ना। तो यहां से एक पैटर्न बनेगा, यहां से एक पैटर्न बनेगा क्या कि भाई नंबर्स की जो वैल्यू है, जो रिजल्ट आ रहा है उसे 2 से गुना करो और संख्याओं का जोड़ घटा दो, उत्तर आ जाएगा। जो रिजल्ट है 2 से गुना करो और जोड़ घटा दो, उत्तर आता शुरू हो जाएगा। जैसे यहां पे देखें तो रिजल्ट क्या क्या थे, तो हम कह रहे हैं जी रिजल्ट थे 24, रिजल्ट थे जी 24, 20, 18। तो करो क्या भाई, संख्याएं निकालनी है, तो 2 से गुना करो और संख्याओं का जोड़ घटा दो, 2 से गुना करो संख्याओं का जोड़ घटा दो, 2 से गुना करो संख्याओं का जोड़ घटा दो, उत्तर आ जाएगा। जैसे 48 में 31 गया 17, 40 में 31 गया 9, और 36 में 31 गया 5। यही आया ना, 36 में 31 गया 5, यानी संख्याएं थी 5, 9 और 17। आप कहें जी ये तो एक निकली, दूसरी भी कैसे आ गई थी? बेटा जब दूसरे को आप करोगे ना तो सेम यही तरीका तो लगना था, यहां हो जाना था b प्लस सी प्लस 2a 20 गुना 2, तो 2a को a प्लस ए, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी हमारी 31, यहाँ 20 गुना 2 में से 31 घटाएंगे, दूसरी वैल्यू आ जाती। यानी ऐसे सवालों का एक ही तरीका निकालने का। अगर आप एज ए स्टूडेंट बैठे हैं पेपर में तो इन सबको मिटाइए और पेपर में इस तरह से ट्रीट करना है सवालों को कि भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि जितने भी रिजल्ट है, जितने भी रिजल्ट वो बताने लग रहा है, जैसे तीन संख्याएं उनमें किन्हीं दो को के औसत को तीसरे में जोड़ते हैं तो परिणाम आ रहा है 24, 20, 18। सबसे पहला काम इनको जोड़ लो, तो जोड़ा जी हमने, तो 24, 20, 18 का जोड़ा है 62, इसको 2 से भाग दे दो, इसका मतलब सारी संख्याओं का जो योग आएगा वो 31 आएगा, यानी तीनों संख्याओं का जोड़ 31 है। अब एक को सोल्व कर लो, जैसे इसको सोल्व कर लेते हैं 24 वाले को। तो मान लेते हैं संख्या ए और बी के औसत को अगर तीसरी में जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट आया 24। सोल्व करोगे तो ए प्लस बी, 2 को सी से करोगे तो 2c की जगह c प्लस सी लिख देते हैं और 24 गुना 2 कर देते हैं।
अब हमें पता है कि इसका मतलब है तीनों संख्याओं का योग, वो हमने तुरंत निकाल दिया था 31, वो उधर ले जाके घटा दो, तो ये आएगा 24 गुना 2 माइनस 31। इसका मतलब अब हर एक नंबर में यही पैटर्न फॉलो होगा, अलग कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी यही करो, 24 गुना 2 माइनस जोड़ घटाओ, यहाँ पे भी 2 गुना करो 31 घटाओ, यहाँ पे भी 2 गुना करो 31 घटाओ, तो तीनों संख्याएं आपकी निकल के आ जाएंगी। इस तरीके से आप पेपर में करोगे तो सवाल जल्दी से सोल्व हो पाएगा। अब बताइए इसको। देखिए यार, there are four natural number if average of any three number is added with fourth number this। कहता है चार संख्याएं हैं 29, मतलब चार संख्याएं किन्हीं तीन के औसत को चौथी में जोड़ रहे हैं, तो परिणाम आ रहा है 29, 23, 21 और 17। सबसे पहला काम क्या करो, इनका योग कर लो। तो 7 एक 8, 3 11 9 20, 2 4 2 6 1 7 और 2 9, 90 है। तो सारी संख्याओं का जोड़ा है 90, 2 से भाग दे दो। इसका मतलब चारों संख्याओं का जो योग आएगा वो 45 आएगा। चारों संख्याओं का जो योग आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 45। अब अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व करने का तरीका ये होगा कि एक को सोल्व कर लो। कह रहा जी किन्हीं तीन के औसत को, किन्हीं तीन के औसत को चौथी में जोड़ रहे हैं, तो चौथा रिजल्ट क्या है, डी। चौथे में जोड़ रहे हैं तो परिणाम आ रहा है 29, तो 29 आए ना। अब 3 से गुना करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ये बताओ कि 3 को डी से गुना करोगे तो क्या आएगा, आपको जी 3D आएगा, तो 3D को लिख लो डी प्लस 2D, और यहां 29 गुना 3। अब आप कहेंगे जी इतने पार्ट की वैल्यू हमको पहले से पता है, इतने पार्ट की वैल्यू हमको पहले से पता है। इसकी वैल्यू क्या है दोस्त, इसकी वैल्यू 45। सारी संख्याओं का जोड़ था 45, 45 उधर ले जाके घटा दो, तो 2D की वैल्यू आएगी 29 गुना 3 माइनस 45। लेकिन आपको तो संख्या निकालनी है, तो यानी डी की वैल्यू आएगी 29 गुना 3 माइनस 45 बटे 2। ये मेरा आंसर हो। यानी यहां से प्रोसेस ये बना कि जो भी रिजल्ट है उसे 3 से गुना करो, जोड़ घटाओ 2 से भाग दो। 3 से गुना, जोड़ घटाओ 2 से भाग, 3 से गुना, जोड़ घटाओ 2 से भाग, 3 गुना, जोड़ घटाओ 2 से भाग। ये मेरे रिजल्ट है। जैसे 29 थी 87, 87 में 45 गया 42, 42 का आधा 21, 23 थी 69, 69 में 45 गया, कितना बचा भाई 24, 24 का आधा 12, यही है ना। 21 थी 63 में 45 गया, 18, 18 का आधा 9, 17 थे 51 में 45 गया, 6, 6 का आधा 3। तो आंसर आ गया 21, 12, 9, 3। यानी वो जो संख्याएं थी वो 21, 12, 9, 3 थी। ठीक है, 2D कैसे किया, ऐसे कि बेटा 3 को डी से किया तो 3D आना था, 3D को दो हिस्सों में तोड़ दिया, डी प्लस 2D, ताकि ये डी का तो जोड़ में शामिल हो जाए और 2D को अलग से सोल्व करके वैल्यू निकाल दें। हाँ है ना। आइए मित्र, करिए जिस सवाल को।
देखिए यार दोस्तों, कहते हैं सर्टेन नंबर ऑफ ट्रक्स वर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 60 टन्स ऑफ स्टील वायर फ्रॉम फ्लीट फैक्ट्री इन रायगढ़। कहता है रायगढ़ की फ्लीट कंपनी से 60 टन स्कीम का परिवहन करने के लिए एक निश्चित संख्या में ट्रकों की आवश्यकता है। कहता है जी 60 टन माल है, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और उसके लिए कुछ नंबर ऑफ ट्रक की हमें जरूरत है। हमने पाया गया कि प्रत्येक ट्रक 0.5 टन कम ले जा सकता है, तब 4 ट्रकों की जरूरत और पड़ेगी। मैं इसे पहले डिटेल बताता हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। लेट द नंबर ऑफ ट्रक इज टी। हमने मान लिया कि भाई हमने टी ट्रकों की व्यवस्था की थी माल ले जाने के लिए, टी ट्रकों की व्यवस्था की थी माल ले जाने के लिए। तो अगर हमने टी ट्रक लगाए हैं, तो ये बताइए कि हर ट्रक से हम कितना माल लेके जाएंगे। तो आप कहेंगे सर देखो 60 ट्रक है ना, सॉरी 60 टन माल है, और हर ट्रक से और हर एक ट्रक टी टन ले जा रहा है, टी की जगह कुछ और रख देते हैं, टन और टी मिल जाएंगे नहीं तो आपस में। मान लेते हैं एक्स ट्रक है, तो 60 टन माल लेके जाना और एक्स ट्रक है, तो इसका मतलब ना 60/एक्स इतना टन माल हर ट्रक से जाएगा, यानी ये बन गई हर ट्रक की एफिशिएंसी। हाँ है ना। अब आगे क्या करा, कह रहा जी लेकिन किसी कारणवश हर ट्रक से जितना माल पहले जा रहा था उससे 0.5 टन माल कम जाना होगा, यानी इतनी एफिशिएंसी घटानी होगी हर ट्रक की। तो अभी हर ट्रक से जा रहा था 60/एक्स टन माल, लेकिन अब कह रहा है जी 0.5 टन हर से कम जाएगा, यानी अभी तक हमने इतने का प्लान किया था, अब इतना जाएगा यानी कम जाएगा। तो कम जाएगा तो भाई ट्रकों की जरूरत फालतू पड़ेगी। तो कह रहा है इस वजह से हमें 4 ट्रकों की जरूरत और पड़ गई, तो 4 ट्रक और जोड़ देंगे। तो ट्रक हमारे थे कितने, एक्स, अब एक्स प्लस 4 ट्रक। तो अब इतना टन माल हर ट्रक से जाएगा और इतने ट्रकों की जरूरत होगी, और ये सारे ट्रक इतने माल को ढो देंगे, मतलब 60 टन माल को ढो देंगे। यहां से मेरे बच्चों सोल्व करेंगे, आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ही है। दूसरा तरीका है आप यहीं से ऑप्शन पे चले जाए। ठीक है, ये एक्स एक्स कुछ ना माने, उसने ये पूछा शुरू में कितने ट्रकों की प्रयोग करने की योजना बनाई थी। आप सिर्फ ये देखिए कि मान लेते हैं शुरुआत में हमने ऑप्शन से लेके चले 10 ट्रकों की योजना बनाई। तो अगर 10 ट्रक की योजना बनाते तो हर ट्रक से कितना माल जाता, 6। अब कह रहा है जी हर ट्रक से 0.5 जाएगा, तो 0.5 यानी 5.5 माल जाएगा। और अब हमें 4 ट्रकों की और जरूरत पड़ेगी, तो 10 ट्रक तो थे ही, 4 और आ गए, तो कितना हो गया, 14। तो क्या 14 ट्रक इतने माल को उठा पाएंगे, क्या 14 ट्रक इतने माल को उठा पाएंगे? अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो, उठा पाएंगे 60 टन माल? आप कहोगे 14 5 ही 70 चला जाता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, यानी ये डाटा गलत है। अब अगले डाटा की तरफ आ जाइए। मान लेते हैं जी 15 ट्रक थे, तो 15 थे तो हर ट्रक से 4 टन माल जा रहा था। अब हर ट्रक से 3.5 जाएगा, और 15 ट्रक थे पहले से, अब 4 ट्रक और बढ़ा देंगे तो ट्रक हो गए 19। तो क्या ये पहुंचा पाएंगे 60? आप कहेंगे 19 30 टाउन, ये भी 60 नहीं पहुंचा पाएगा, ज्यादा चला गया डाटा। अब आते हैं जी अगले पे, 15 काटो 20 पे आते हैं, तो 20 30 60। हाँ है ना, यानी इसका मतलब अब हर ट्रक से 3 टन माल जा रहा था, लेकिन अब 0.5 की कमी होगी, तो अब हर ट्रक से जाएगा 2.5 टन माल। हाँ है ना। और ट्रकों की संख्या 4 बढ़ा दी, तो पहले से 20 ट्रक थे, 4 और बढ़ा दिए तो 24 ट्रक हो गए। तो 24 ट्रक अगर जाएंगे तो 2.5 के हिसाब से क्या 60 टन माल ले जाएंगे? तो देखो 24 दूनी 48 और 24 का आधा 12, 24 48 ना 48 12 का मतलब 60। यानी ये सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट है कि 60 टन माल अब इस तरीके से लेके चला जाएगा। हाँ है ना, पक्का है कच्चा? पक्का। करिए जी सॉल्व।
देखिए यार, द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 60। कहता है कि द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 60। If the score of the top 5 students are not considered, the average score of the remaining student fails by 5. The pass marks was 40 and the maximum marks was 100. It is also known that none of the students fail if each of the top 5 scorer had distinct integral score. The maximum possible score of the topper. यार बहुत भयंकर सवाल है, समझो। कहानी ये है दोस्त, मान लीजिए 3 बच्चे हैं और इन तीनों बच्चों के टोटल 100 नंबर है। इन तीनों बच्चों के टोटल 100 नंबर आए कुल मिलाकर। तीनों बच्चों के जो अंकों का योग है वो 100 है। कह रहा जी हर एक बच्चे के 20 से ज्यादा नंबर आएंगे। 20 नंबर किसी के नहीं आ सकते, 20 से ज्यादा नंबर आएंगे। हर एक से एक के 20 से ज्यादा नंबर आएंगे। और ये भी बात है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके एक जैसे नंबर हो, यानी एक के अगर 30 दे दिए तो दूसरे के 30 नहीं होंगे, उससे अलग होंगे, कम होंगे, ज्यादा, लेकिन हर एक के 20 से ज्यादा है। एक बात और, बात ये कि जो आखिरी नंबर है, जो आखिरी बच्चा है, हम इसके अधिकतम नंबर लाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हैं, हम इनके अधिकतम अंक लाना चाहते हैं, हम इसके अधिकतम अंक लाना चाहते हैं। तो बताइए जो तीसरा बच्चा होगा उसके अधिकतम अंक कैसे लाया जा सकता है? तो मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ चीजों का जोड़ फिक्स दे रखा है और आपको एक का अधिकतम वैल्यू लानी है तो बाकी दोनों की मिनिमम वैल्यू बनानी होगी, बाकी दोनों की मिनिमम वैल्यू बनानी होगी, क्योंकि जब तक आप बाकी दोनों की मिनिमम नहीं बनाएंगे ये मैक्सिमम नहीं होगा। बात यह है कि इनकी मिनिमम क्या बन सकती है? भाई 20 से ज्यादा तो देना ही है, तो इसको 21 दे दो। इसे 21 दे नहीं सकते, सेम हो जाएंगे, तो इसे 22 दे दो। तो 21 और 22 को जोड़ोगे तो आएगा 43, तो बाकी जो 57 नंबर बने वो इसके बने, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो तीसरे को मिल सकते हैं वो 57 है। कितने मेरे बच्चे? 57। हाँ है ना। अब जरा चर्चा पे लाते हैं सवाल को। कह रहा जी एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है ना। खुला भाई? ध्यान देना बेटे, इसे चला थोड़ी देर। कह रहा द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 60। एक परीक्षा में एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है। 10 विद्यार्थी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। इन 10 विद्यार्थियों के औसत अंक है जी 60। कह रहा है जी जो टॉप 5 है, ये फर्स्ट है भैया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये बने जी टॉप 5। और ये बने लास्ट 5, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th पोजीशन वाले। तो सवाल में कह रहा है यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों के अंक पर विचार नहीं करें तो शेष विद्यार्थियों को औसत में 5 की कमी आ जाती है। यानी अगर इन 5 को कंसीडर ना करें टॉप वालों को, तो जो लास्ट वाले 5 हैं इनके औसत में 5 की कमी आ जाती है। यानी इनका औसत 60 में से 5 घट के कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 55 आ जाता है। उत्तीर्ण अंक 40 है, अधिकतम अंक 100 है। ये देखा गया कि कोई भी विद्यार्थी असफल नहीं हुआ, यानी फेल कोई नहीं हुआ, हर एक पास हुआ है। और जो टॉपर बच्चे हैं उनके सबके जो अंक हैं वो अलग अलग है। पूर्ण विभाजन मतलब पूरी तरीके से अलग अलग है, सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट इंटीग्रल। तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों के अधिकतम संभव अंक क्या है? तो जिसको जो टॉपर होगा उसके सबसे ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं, ये आपका सवाल है। ये समझाने का नहीं, समझने का सवाल है। देखिए यार दोस्तों, ये है भैया टॉप 5। अगर टॉप 5 में ये टॉपर है और इस टॉपर के मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए, मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए और हर एक के नंबर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब 5th पोजीशन पे जो बच्चा होगा उसके मुझे मिनिमम नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जितने होंगे उससे ज्यादा इसके देने होंगे, तभी 4th पे होगा। इससे ज्यादा इसको, इससे ज्यादा इसको और सबसे ज्यादा इसको देने होंगे। हाँ, तभी ऐसा संभव है। तो अब मुझे ये बात भी पता है कि 5th वाले के नंबर
मुझे कम से कम देने हैं, तो ये तभी संभव है जब सिक्स्थ वाले के भी मिनिमम टू मिनिमम हो, मिनिमम टू मिनिमम। क्योंकि अगर इसके मान लो 50 हैं तो इसके 50 तो नहीं दे सकते, क्योंकि फिर ये 5 ही पोजीशन पे कैसे आएगा, फिर तो 50 से ज्यादा देने पड़ेंगे। तो अगर मुझे इसके कम से कम नंबर देने हैं तो इसके भी मुझे कम से भी कम नंबर देने होंगे। अब मुझे ये देखना है कि यार इसको कम से कम कितने नंबर दे सकता हूं। अगर इनका औसत 55 है तो आप बताओ कम से कम क्या दे सकते हैं। जब तक आप खुद सोचोगे नहीं बात बनेगी नहीं। मेरे बच्चों, इसे कम से कम देने का एक ही तरीका है कि इसके भी 55 दे दो, इसके भी 55 दे दो, इसको भी 55 दे दो, इसको भी 55 दे दो, इसको भी 55 दे दो। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। 55 से कम नंबर और किसी तरीके से इस छठी पोजीशन वालों को दे ही नहीं सकते। आप कहें क्यों? मैं यहां 55 की जगह अगर आप यहां एक भी नंबर बढ़ाओगे ना तो इसमें से या किसी में से घटाना पड़ेगा, है ना, किसी ना किसी में से घटाना पड़ेगा। अगर आप यहां 40 नंबर दिलाएंगे तो बाकी नंबर बच गए वो इन्हीं के हिस्से तो बटेंगे। तो अब इसका तरीका ये कि आप खुद लेके कॉपी पेन बैठना और आप देखना कि मैं इसको इतने नंबर दे दूं, इसको इतने दे दूं, इसको इतने दे दूं, इसको इतने, तो इसको हिस्से में कम से कम नंबर आने चाहिए। तो क्या कोई ऐसा तरीका मिलेगा आपको जिसमें आप इसे 55 से कम नंबर दिला सके? तो आंसर होगा नहीं, नहीं। तो मेरे बच्चों, अब ये बताओ, अगर इसके 55 नंबर दिला रहे हो, इसके 55 नंबर दिला रहे हो, तो इसके तो 56 देने होंगे। इसके 56 है तो इसके 57 देने होंगे, इसके 58 देने होंगे, इसके 59 देने होंगे। अब बाकी बचे हुए नंबर हम दे देंगे फर्स्ट पोजीशन वाले को। अब सवाल को समझिए भाई। 10 संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन 10 संख्याओं का औसत 60 है। पहली 5 संख्याओं, मतलब इन 5 संख्याओं का औसत 55 है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान सा है, होना चाहिए 60 है, 55 कितना कम, 5, 5 5 पे कम यानी 25 कम होगा, तो इसे 25 बढ़ाना होगा। तो 25 बढ़ेगा 5 पे, तो इसका मतलब इसका औसत 5 बढ़ेगा। तो 60 का 5 बढ़ाओगे कितना आएगा? 65, यानी इनका औसत 65 होगा। इनका औसत कितना होगा? 65। अगर इनका औसत 65 है तो जोड़ कितना बनेगा? तो 65 गुना 5 बनेगा सर जोड़। तो 5 5 25, 5 30 और 2 32, यानी इनके कुल मिला के 325 नंबर बांटने हैं तीनों को। अगर तीनों को 325 बांटने हैं तो ये बताओ 325 में से कितने नंबर बट चुके हैं? तो देखो जी, 56, 57, 58, 59 बांटते हैं जी। 7 6 13, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 आया ना। इसका मतलब इसमें से 230 नंबर जा चुके हैं। यह है 95। इसका मतलब इसके जो हिस्से के नंबर आ सकते हैं अधिकतम वो 95 आ सकते हैं। 95 से ज्यादा लाने का और कोई तरीका बचा ही नहीं। 95 से अधिक हम और कोई तरीके से नहीं ला सकते। इसका तरीका मनीष भाई यही है कि आप इनको एक बार खुद से करें, अपनी तरफ से डाटा एडजस्ट करें और फिर बना के देखें। मीन्स का क्वेश्चन था, करिए जिसको। आइए दोस्तों, कह रहा है एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए if 2 is added in first number, 4 is added in second number and this process is carried on, then find the average of new number। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, कहता n संख्याएं हैं,
कितनी संख्या है? n, 1 2 3 4 5 6 7, ये n संख्याएं हैं और इन n संख्याओं का औसत a है। इन n संख्याओं का औसत a है, ठीक है जी। अगर इन n संख्याओं का औसत a है तो n संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू a। मानते हैं भाई, इन सारी संख्याओं का योग आ गया। अब कह रहा जी अगर मान लो मैं पहली संख्या में 2 बढ़ा दूं, दूसरी में 4 बढ़ा दूं, 1 से थी शुरुआत, पहली संख्या में 2 जोड़ दे, दूसरी में 4 जोड़ दिया जाए, इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ा दे। पहली में 2 जोड़ दे, दूसरी में 4 जोड़ दे, तीसरी में 6 जोड़ ना 8 जोड़ दे, यहां 16 जोड़ दें और इसी तरीके से बढ़ता चला जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि n संख्याओं में आप कितना इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। तो आप कहेंगे सर ये तो एपी ना जीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 4, तो कॉमन रेशियो निकाल देंगे 4/2 यानी 2। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a r⁻n-1 अपॉन r-1। तो a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, 2 की पावर n-1/2 में से गया 1। तो इसका मतलब अब जो सारी संख्याओं का योग है भाई, ओरिजिनल संख्याओं का योग तो इतना था, अब जो वृद्धि की है वो बनी 2 गुना 2 की पावर n-1। ये अब बन गया जी सारी संख्याओं का नया योग। अब कह रहे जी इनका औसत बताओ, तो औसत बताना भाई n से भाग दे दो। तो यह आएगा, एक बार इसको इससे भाग दोगे तो n एक a ही रह जाएगा और यह आ जाएगा 2 इंटू 2 n-1 अपॉन में n। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो। तो यहां दे ही रखा है एन ए इंटू एन ए प्लस 2 इंटू 2 n-1। क्लियर है जी? आइए ठीक बताइए जी इसको। आइए मेरे बच्चों, कहता जी फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस। जरा ध्यान दीजिए, देखिए यार समझाता हूं इसको। मान लीजिए मैं कहूं 1 2 2 3 3 1, इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। तो औसत का सूत्र होता है सभी आंकड़ों का योग। तो ये 1, ये 2 जमा 2, ये 3 जमा 3 जमा 3। मेरे बच्चों एक बात ध्यान से समझो, ये तो हो गया 1। 2 को अगर आप 2 बार जोड़ रहे हैं, 2 को 2 बार जोड़ रहे हैं तो आप इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जमा 2 भी 4 और 2 की पावर 2 भी 4। ऐसे 3 3 3 9 हो गया, 3 3 6 3 9, या आप इसे 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं। आए ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही अगर यहां पे n संख्याएं हो तो nवीं संख्या n बार रिपीट हो रही होगी, तो उनका योग होगा क्या? n²। मेरी बात समझ पाए? अब मेरी बात आगे समझिए कि अब हमें देखना है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। आंकड़ों की संख्या कितनी है? तो यहां एक आंकड़ा था, ठीक है जी, यहां 2 2 2 बार आया, यहां 3 3 3 3 बार आया। अगर आंकड़े जोड़े तो 3 2 5 और 6 है। यहां देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 आंकड़े। तो ऐसे अगर n आंकड़े होंगे तो n n बार आ रखा होगा, है ना? जैसे 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 4 बार आया, ऐसे n n बार आया। तो आप इन सब का जोड़ कर लोगे तो ये आ जाएगा आंकड़ों की कुल मिला के संख्या, है ना? और ये आएगा मेरे बच्चे आंकड़ों का योग। तो आपने देखा कि आंकड़ों का जब योग निकालते हैं ऐसे सवाल में तो फार्मूला लगेगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर सम इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
बाई 6 और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब n इंटू n प्लस 1 इससे कट जाएगा, 2 3 6, तो ये आएगा 2n प्लस 1 बाई 3, 2n प्लस 1 बाई 3। ये आ जाएगा मेरे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन की एवरेज निकालने का एक सूत्र के 2n प्लस 1 बाई 3। जैसे इस वाले सवाल में देखें तो n का मतलब आखिरी नंबर कितना है 7, यानी 7 7 बार आ रहा है, तो सूत्र लगाओ 2n प्लस 1 बाई 3, ठीक था ना, 2n प्लस 1 बाई 3। हाँ, तो n की वैल्यू 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बटे 3 काटोगे तो उत्तर आएगा 5। दैट इज योर माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। आया भाई समझ में? चलिए आगे बताइए, पढ़ो जी इस सवाल को। अभी प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए, करिए इसको। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ऑल द पेज नंबर फ्रॉम ए बुक आर एडेड। भाई पहले पेज पे 1 नंबर लिखा होगा, दूसरे पे 2 नंबर लिखा होगा, तीसरे पे 3 लिखा होगा, चौथे पे 4 लिखा होगा, इस तरीके से n पेज है। तो इन n पेजों का हमने योग निकालना है, तो योग होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 भाई। अब कह रहा है जी इसके अंदर एक पेज ऐसा था जिसे हमने गलती से 2 बार लिख दिया। मान लीजिए वो पेज नंबर x था, x को हमने एक तो इसमें जोड़ लिया और एक बार हमने फालतू जोड़ दिया, यानी कोई भी पेज नंबर होगा एक बार तो जोड़ना ही था, हमने 2 बार जोड़ लिया, यानी सच मायने में योग आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 था एक बार जोड़ने पे, और x हमने दोबारा जोड़ दिया तो प्लस x, ये आ गया योग। और कह रहा है कि जो सम आया वो अब आया हमारा 1000, सम आया जी हमारा 1000। तो सवाल में कह रहा है जी बताइए विच पेज नंबर वाज एडिड ट्वाइस, कि कौन सा पेज नंबर 2 बार जोड़ा गया। मेरे बच्चों इसे सोल्व करेंगे तो यह आएगा n इंटू n प्लस 1 बराबर 2 को 1000 से करेंगे 2000, और 2 को x से किया 2x, उधर जाएगा माइनस। क्लियर है जी? इतनी बात उतारो फिर मैं इसे लिख पाता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। मैं इसे यहां लिख लेता हूं, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बराबर क्या था 2000 माइनस 2 है। ये यहां पे मेरे बच्चों क्वाइट स्ट्रेंज क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल, एक x और एक है ना, सोल्व नहीं हो सकता। ऐसा होगा फिर आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। जैसे 10 लेते हैं, 10 दूनी 20, तो ये आएगा 1980। अब हमें ये देखना है कि क्या ऐसा कोई नंबर है, क्या 1980 के ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1980 है और उनका डिफरेंस 1 हो, एक n है तो दूसरा n प्लस 1। क्या ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई 1980 और उनका डिफरेंस 1 हो? कैसे टुकड़े संभव हैं? तो भाई इस पे फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1980 के आसपास के फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। तो करो क्या कि 1980 जो है 1600 और 2500 के बीच में आता है, ये आता है 40 का वर्ग, ये होता है 50 का, यानी 40 और 50 के बीच में ही कोई संख्याएं होंगी। तो लेके देखते हैं, 44 45 लेके देखते हैं इनकी गुना क्या आ रही है। तो 44 गुना 45 करोगे तो हमें पता है 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 17, तो 0 6 2 8 7 2 9, यानी 1980 सेट होने लग रहा है। इसका मतलब n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 44 हो जाएगी, और 44 में एक जोड़ा 45, मतलब ये बात सही है, 10 आंसर सही। अगर ये सेट नहीं होता, कोई भी डाटा ऐसा नहीं आता जिनका मल्टीप्लीकेशन 1980 आ जाए और डिफरेंस 1 है, फिर हम 15 को चेक करते x की जगह, फिर हम 20 को चेक करते, इस तरह से आगे आपको बढ़ना होता। ठीक है, तभी मैंने कहा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन। बताइए जिसको
कह रहा जी आलोक वाज फाइंड, पहले आप पढ़ो फिर मैं बता दो। देखिए यार, कहता है जी आलोक वाज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ एन कंजुगेटिव नंबर स्टार्टिंग विद 1। कहता है एक से लेके 1 2 3 ऐसे एन संख्याएं, इन एन संख्याओं का औसत निकालने को उसको कहा गया। उसने निकाल दिया होगा कि भाई एन संख्याओं का योग होगा एन इंटू एन प्लस 1/2, ये हुआ जी योग, है ना। अब कह रहा जी गलती से उसे पता चला कि एक नंबर था जिसे उसने 2 बार जोड़ दिया। लेट्स से द नंबर वुड बी एक्स। नंबर एक्स था, एक बार तो जोड़ना ही था, एक बार उसने गलती से जोड़ दिया, यानी सच मायने में उसका योग ये आया होगा, क्योंकि अगर एक ही बार जोड़ता तो योग ये आना था, लेकिन दूसरी बार जोड़ दिया तो योग आ गया ये, है ना। कहता फिर उसने औसत निकाला होगा तो ये उसका योग आया होगा, उसे आपने एन से भाग दिया होगा तो ये औसत आया। तो कह रहा है उसका गलत जो औसत आया वो 41/5 है। तो एन को इससे भाग दोगे तो एन से एन कट जाएगा, ये बचेगा एन प्लस 1/2, और एन को एक्स से भाग दोगे तो एक्स बाई एन। इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे तो 5 40, 1/5 ये वैल्यू है। अब मेरे बच्चों यहां सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया, इस बात को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। सच माहित ये है कि यहां ऐसे सवाल पेपर में उसे देने नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों दे रहा है। यहां 2 वेरिएबल, एक एन है और एक एक्स है, सोल्व ही नहीं कर सकते ऐसे वेरिएबल को। हम बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे राधा कृष्ण भाई, कंफ्यूज तो सच में हो जाएंगे कि 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो सकते। तो ऐसे सवालों में महज एक तुक्केबाजी करनी होती है, महज एक तुक्केबाजी चलती है। और तुक्केबाजी क्या क्या तुक्केबाजी ये रखो कि भाई ऑप्शन से अगर हम एक्स की वैल्यू उठाएं, है ना, तो मुझे एक बात ये सोचनी है कि यार ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए एन, क्योंकि इससे ये कट के 1/5 बचा होगा, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू रखी होगी कि वहां उसको और एन को काट के 1/5 बना। इसका मतलब एन की वैल्यू जो भी लोगे वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 से भाग हो जाए। एन की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 5 से भाग हो जाए, हाँ है ना, तभी तो सवाल सोल्व होगा मेरे बच्चे, वरना तो सवाल ही सोल्व नहीं होगा। तो यहां तुक्केबाजी आपको सेट करनी पड़ेगी क्या कि एन की वैल्यू 5 से सोल्व हो जाए, तो क्या कौन सी वैल्यू बन रही है साथ में। अगर ये 5 से सोल्व हो जाएगी तो ये 8 है, तो इसका मतलब इसका जोड़ 8 आना चाहिए, यानी n प्लस 1/2 8 आना चाहिए। तो n प्लस 1/2 8 आएगा, तो 8 दूनी 16 होगा, एक उधर जाएगा 15, यानी n की वैल्यू 15 होगी, 15 और एक 16, 16 का आधा 8 आएगा। तो यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15। अब देखते हैं क्या तुक्के में मामला सेट हुआ, तो हाँ सेट हो रहा है। n की वैल्यू अगर हम 15 ले लें, n की वैल्यू 15 ले लें, तो हमें बटे 5 लाना है, तो ऊपर क्या ले लो 3, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 1/5 सेट हो जाएगा। यानी n की वैल्यू 15 ले लो और x की वैल्यू 3 ले लो, तो हमारा उत्तर सोल्व होके आ गया, है ना। n की वैल्यू 15, x की वैल्यू 3। देखिए है सारा तुक्केबाजी, कोई लॉजिक नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको हिट एंड ट्रायल ट्राई कर करके देखना पड़ेगा बार बार, तभी आप सोल्व कर पाओगे, मैं पहले ही कह रहा हूं।
एग्जाम में ऐसे तुक्का लगा, देखिए एग्जाम में ऐसे सवाल आते भी नहीं है, मैंने तो इसीलिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठा रखे हैं कि दिक्कत ना बने आपके साथ। देखिए सोचिए, आप खुद सोचिए, क्या इस तरीके से दिमाग दौड़ाइए कि भाई मुझे एन के बारे में थोड़ा सा आइडिया, बाकी मुझे भी आइडिया ये नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए एन, है ना। तो सोल्व करूं तो या तो ऐसे तरीके से देखूं कि यार एक्स एन की वैल्यू 5 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो भैया अब देखो वहां से ऑप्शन उठा के चलते हैं। चलो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो फिर ऑप्शन उठाते हैं। ये जरूर पता है कि एन की वैल्यू 5 का मल्टीपल होगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 ले लूं, एक्स की वैल्यू 5 ले लूं मैं, तो एन की वैल्यू में क्या लूं कि 1/5 आए, तो आप कहेंगे जी 25 लेनी होगी, तभी सेट होगा, 1/5 बनेगा। 25 एकम 25 और 2/2 26 ना, 25 एक 26/2 13, यहाँ तो 8 है, यानी 5 गलत है। अब अगला ले लेते हैं 3 ऑप्शन। अगर ऊपर 3 ले रहे हैं तो नीचे 15 लेना होगा, तभी 1/5 आएगा। तो 15 और 1 16, 16 का आधा 8, तुक्का सेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा यार वहां तक। सीधा तो मुझे भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको सिखा दूं, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, और उसका कारण यही है कि 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन कोई नहीं निकाल सकता। महज तुक्केबाजी के थ्रू ही आपको सवालों पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हाँ है ना। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना आपका खत्म हुआ पोर्शन। थैंक यू मेरे बच्चों।